ठीक है। तो इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो महंगाई, जो चीज़ों के यानी कि वस्तुओं के और जो सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं उसको हम महंगाई बोलते हैं, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल है, जो पार्ले जी का बिस्किट है ना, जो पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपए का आता था किसी टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, है ना। तुम थे छोटे कि नहीं थे? क्योंकि तुम बड़े ही पैदा हुए थे, तो छोटे जैसे हम लोग थे तो 2 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट था पार्ले जी का वो आज 5 रुपए का हो गया, 5 वाला 10 का हो गया है। ठीक है, बिस्किट उसमें उतने ही है। ये सब क्या है? ये सब इन्फ्लेशन है। हिंदी में अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो महंगाई है। ठीक है, महंगाई से होता क्या है? महंगाई से परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब क्या है? परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो कीमत पैसे की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कीमत हमारे 2 रुपए की थी, आज से मान लेते हैं कि 20 साल पहले जब हम छोटे थे तो जो कीमत 2 रुपए की थी, राइट, वो कीमत आज 2 रुपए की नहीं रही। आज वही कीमत 5 रुपए लेके बैठा हुआ है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कीमत 5 रुपए की तब थी, 5 रुपए में जो एक बिस्किट का पैकेट आ जाता था तब, आज नहीं आता है। आज आपको उसी के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति है, और ये परचेजिंग पावर को घटा देता है। परचेजिंग पावर मतलब आपकी खरीदने की क्षमता। किसकी खरीदने की क्षमता? एक्चुअल में ये जो मनी है इसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो 2 रुपए की कीमत थी वो कीमत आज नहीं रही, जो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले थी। जो कीमत आज से 20 साल पहले 5 रुपए की थी वो आज नहीं रही, यानी कि इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। 10 रुपए में जितनी चीज़ें पहले आ जाती थी आज से 20 साल पहले, आज उतनी चीज़ें 10 रुपए में नहीं आती हैं। परचेजिंग पावर घट गया है। इन्फ्लेशन के टाइम पे डेटर या फिर बोरोवर ये बेनिफिट करता है मोर दैन द लेंडर। कैसे? यानी कि उधार देने वाले का घाटा होता है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है उधार लेने वाले के कंपैरिजन में। कैसे वो समझते हैं? उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपने 1,000 रुपये दिए अपने दोस्त को आज। ठीक है, आज आपने 1,000 रुपये दिए अपने दोस्त को और दे के भूल गए। आज से 10 साल बाद आपको याद आई कि आपने इसको अपने दोस्त को 1,000 रुपये भी दे के रखे थे, आपने वापस मांगे, उसने दे दिए 1,000 रुपये। तो आपको क्या लगता है, जो 1,000 रुपये आपको अब मिले वो एक्चुअल में आपका घाटा है? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो यार होता ही है। अगर हम देखें इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन अभी हम देखेंगे, उसका मतलब होता है प्राइस अगर घट जाए, लेकिन प्राइस घटते नहीं यूजुअली। इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ इंडियन इकोनॉमी की तो रफली 5.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके पर रफली आपका इन्फ्लेशन की रेट चल रही है। अब अगर ये इन्फ्लेशन की रेट चल रही है और इन्फ्लेशन ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ऐसा डिफ्लेशन तो देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 1,000 रुपये की कीमत थी, ठीक है, जो आज 1,000 रुपये की कीमत है वो आज से 5 साल बाद 1,000 रुपये की कीमत तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि परचेजिंग पावर उसकी घट चुकी होगी। 1,000 रुपये में जितनी चीज़ें आज आ जाती हैं, आज से 5 साल बाद उतनी चीज़ें नहीं आएंगी। तो जो उसने आपको 1,000 रुपये लौटाए ना, एक्चुअल में आपका घाटा हो गया। कायदे से आपको इसमें इन्फ्लेशन अकाउंट करके लेना होगा कि भाई 5.2% का इन्फ्लेशन था, तो उस हिसाब से भाई तुम्हारा इतना हुआ। जितना भी मान लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई आपको हर साल, जैसे कि मान लो 5 साल के लिए आपने ले रखा था, ठीक है, तो आपको 1,250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो 1,000 रुपये की आज कीमत है वो 5 साल बाद हो सकता है 1,250, 1,300 ये उसकी कीमत होगी। तो अगर आपको वो उतना ही लौटा रहा है तो इस केस में क्या है कि आपका घाटा है। यानी डेटर या जो बोरोवर होता है उसको बेनिफिट होता है, जो पैसा लेता है, जो देता है उसको नुकसान हो जाता है अगर बहुत इन्फ्लेशन की रेट बीच में बढ़ गई। अगर मान लो कि अभी डिसाइड होता है कि यार देखो 5.2% है, इसके हिसाब से इसी इंटरेस्ट रेट से आप तुम हमें पैसा दोगे, ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट से। बीच में पता चला कि इन्फ्लेशन की रेट बहुत बढ़ गई, तो किसका घाटा हो जाएगा? जिसने पैसा दिया है उसका। ठीक ना, अब इसी को ही इरविंग फिशर जी ने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब इन्होंने बोला कि ये धन अवधारणा होती है। धन अवधारणा इन्होंने समझाई थी कि किस तरह से एक मान लेते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी आपको झलक इसकी दी थी कि मान लेते हैं आप सैलरीड पर्सन हैं। अगर आज आप मान लेते हैं कि, या फिर आप फादर का एग्जाम्पल ले लो कि अगर आज से वो 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले महीने का 30,000 रुपये कमाते थे, ठीक है, आज वो महीने का कमाते हैं 50,000 रुपये। तो आप सिर्फ इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स में कि यार देखो 30,000 से 50,000 सैलरी हो गई।
हो सकता है एक्चुअल में, क्योंकि पिछले 10 साल में इतना इन्फ्लेशन का रेट आया हो कि जितनी चीज़ें 30,000 में आज से 10 साल पहले आ जाती थी वो आज नहीं आ पाती हैं 50,000 में भी, तो एक्चुअल में सैलरी घट गई है आपकी। समझे आप? क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, और चीज़ों के दाम बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसने दिया था? इरविंग फिशर जी ने दिया था। इसको हम बोल सकते हैं कि पॉपुलराइज़ किया था जॉन मिनार्ड गिनीस ने, जिनकी वो किताब हमने पढ़ी थी, कौन सी, जरा कमेंट में बताइए, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। बाकी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन नाम की हवा है उसको निकालना होता है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, इसी को हम प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब बाकी ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेंडर और डेटर वाला ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, ये वाली चीज़ भी हम देख चुके हैं। अब इन्होंने ये एक एम वी इक्वल टू पी टी करके थ्योरी दी थी, किसने? इरविंग फिशर ने। इसी को बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, आई अगेन रिपीट, जो भी लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं वो अपना वो निकाल के रखेंगे, मतलब जो भी हिंदी वाली पीडीएफ है, जैसे इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, पैसे का, इसको तो मनी इल्यूजन को तो धन अवधारणा का सिद्धांत है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी? मनी ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये जो अभी इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू पी टी, एक्चुअल में इरविंग फिशर जी ने ही इसको दिया था, जिसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चीज़ें, ये एम है, ये वी है, ये पी है, ये टी है, वो तो आपको भी दिख रहा है, लेकिन मतलब क्या है? एम का मतलब है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, वो है मनी सप्लाई। मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 10 लाख करोड़ रुपए घूम रहा है। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए घूम रहा है हमारी उसमें, तो ये 1 लाख करोड़, ये एम है। ठीक। वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? संचरण की गति। आई थिंक इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को बोलेंगे पैसे का मात्रात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इसको बोलेंगे संचारण की गति, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाता हूँ, बड़े आसान शब्दों में समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप एटीएम गए और वहाँ से आपने क्या किया? वहाँ से आपने 1,000 रुपये निकाले। ठीक है, और वो 1,000 रुपये आपने क्या किए? आपने मुझे दे दिए। ठीक है, कोर्स परचेज़ करते वक्त मेरे पास ये 1,000 रुपये आए, मैंने वो 1,000 रुपये का क्या किया? मैंने वो 1,000 रुपये से क्या किया? मैंने 1,000 रुपये से मैंने अपने लिए जूते खरीद लिए, मान लेते हैं, शूज़। ठीक है, शूज़ नहीं, क्रिकेट बैट, टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट है अभी 2 दिन बाद से, तो फिर क्रिकेट बैट खरीदूंगा मैं भी। वैसे तो क्रिकेट बैट खरीद लिए हैं, लेकिन फिर भी मान लेते, ठीक है, क्रिकेट बैट खरीदा मैंने वो 1,000 रुपये का। ठीक है, आजकल यार वो क्रिकेट बैट अजीब टाइप में आ रहे हैं, पता नहीं, जब हम खेलते थे तब तो ऐसे नहीं आते थे, मतलब ऊपर की साइड से खोखले होते हैं। अभी मैंने पहली बार तो नहीं थी, मतलब एक बार मैंने देखा था कभी, फिर मैं जब खरीदने गया तो बोलते यही चलते हैं आजकल। तो ये ऊपर से खोखले वाला कौन सा ट्रेंड है? मतलब कुछ में साइंस है क्या, कि ऊपर से जैसे कि या हत्था अगर छोटा होता है तो वो तो साइंस समझ में आता है, जैसे मैथ्यू एडन है वो छोटा हत्था वाला बैट यूज़ करता था, बिकॉज वो फलक्रम वाला, अगर आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो यूज़ होता है यहाँ पे, लेकिन ये पता नहीं क्यों। यस, एल गार्ड ले लो, हाँ हाँ सारे गार्ड ले लेंगे। टेनिस बॉल बैट, हाँ टेनिस हल्का होता है इसलिए। अच्छा, साइंस है। अच्छा, लाइट होते हैं, बेकार होते हैं, पता नहीं यार, मैंने तो कभी खेला नहीं उनसे, अब खेलूँगा अभी जाके। ठीक है, तो क्रिकेट बैट मैंने लिया, ठीक है, एक स्पोर्ट्स शॉप से। उस बंदे ने जिसको मैंने दिया, उसने मान लेते हैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दी। स्कूल ने उससे क्या किया? स्कूल ने उससे फर्नीचर वाले को दे दिया, फर्नीचर वाले ने मौसम्मी का जूस पी लिया। ठीक है, तो कितनी बार सर्कुलेट हुआ? 1 2 3 4 5, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 1,000 रुपये का कितना हुआ? 1,000 रुपये का वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हुआ 5। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अगर मान लो वही पैसा अगर तुमने मुझे दिया, मैं सेव करके रख लिया, बचा के रख लिया, सेव करके इन दी सेंस कि मतलब मैंने इकोनॉमी में नहीं डाला, अगर मैं उसको इन्वेस्ट भी कर दूंगा तो भी वो इकोनॉमी में चला जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बस अपने कबर्ड में डाल दिया ऐसे ही सा। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो घूम ही नहीं पाएगा इतना, वो तो पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पी क्या है यहाँ पे देखो, ये वाला जो साइड है ये मनी सप्लाई है पूरा, कितना वो कितनी बार घूम रहा है, ये बराबर होता है किसके? पी फॉर प्राइस लेवल, यानी कि चीज़ कितने में बेची जा रही है, वो कितना दाम है उसका, और कितना
कितनी बेची जा रही है, ये है प्राइस लेवल और ये है ट्रांजेक्शन, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विद इन एन इकॉनमी, जितने गुड्स एंड सर्विसेज जितने बेचे जा रहे हैं वो और उनका प्राइस लेवल ये बराबर होता है इसके। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपसे क्या करता है वो डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दिखाती है, दर्शाती है। तो बस ये पता होना चाहिए एम वी इज इक्वल टू पी टी। मैंने मतलब भी बता दिया कि मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई ये होता है कि कितने टाइम्स करेंसी हैंड्स एक्सचेंज कर रही है। हैंड्स एक्सचेंज करने का मतलब होता है कि कितने हाथों तक पहुंच रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। अब आते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका रेट, ठीक है। इन्फ्लेशन को क्लासीफाई करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर है उसका रेट कितना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। तो टाइप्स होते हैं जैसे क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। क्रीपिंग होता है कि अगर आपका 3 से 4% का है तो ठीक है, क्रीप कर रहा है, ठीक है, रेंग रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है। अगर 4 से 10 है, जैसे अभी 5.2 है, तो आप क्रीपिंग और वॉकिंग के मार्जिन पे आप रख सकते हो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, है ना, वॉकिंग। रनिंग का मतलब है 10 से 20%, गैलोपिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है 20 to 100%, और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है 100%। तो बात ये आती है कि क्या 100% वाला इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा होता है इसके कंपैरिजन में, और ये सबसे ख़राब होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, इन्फ्लेशन ऐसा आप ये नहीं बोल सकते हो अच्छा बेकार है। इन्फ्लेशन इज़ लाइक नमक, ये नमक की तरह है, तभी तक अच्छा है जब तक थोड़ी मात्रा में है। जैसे ही तुमने ज़्यादा किया और वो वैसे ही ख़राब हो गया सब्जी तुम्हारा, जो जिस भी चीज़ में डाला है तुमने, ठीक है, वैसे ही टेस्ट बिगड़ गया। और जितना ज़्यादा करता जाओगे उतना ही टेस्ट बिगड़ेगा, जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ही टेस्ट बिगड़ता जाएगा। इन्फ्लेशन की रेट अगर 4 से 7% के बीच में है, 8% के बीच में, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रनिंग वाले उसमें गया ना, अब ये आपका टेस्ट बिगड़ गया और बिगड़ गया, भयंकर ख़राब हो गया टेस्ट अब आपका। इससे होता है कि आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, एक बार वेनेजुला में, कि भाई नोटों को तोल तोल के क्या किया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है। क्यों नोटों को तोल के? क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम समझेंगे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को, कि ये जो मुद्रास्फीति है इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण 2 होते हैं, एक तो होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश, ठीक है। कौन से? डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर यानी कि इसको हिंदी में आई थिंक डिमांड पुल और कॉस्ट पुश ही बोलेंगे। तो डिमांड पुल होता है आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले समझते हैं। तो डिमांड साइड का इन्फ्लेशन का मतलब ये है टू मैनी डॉलर्स चेजिंग टू मैनी गुड्स, जब बहुत ज़्यादा करेंसी हो जाए लेकिन उसके अवज में उतना सामान ना हो, तो, है ना। आपने कई सारे इस तरह के वीडियोस देखे होंगे कि, है ना, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में भी जब हो सकता है अभी या फिर छोटे में आता हो दिमाग में कि गवर्नमेंट अगर पैसे बनाती है तो क्यों पैसे नहीं छाप देती है दबा दब, सबको पैसे बांट दे, सबको अमीर कर दे, क्यों नहीं कर देती है? तो क्या होगा अगर सबको अमीर कर देगी? सबके पास हाथों में पैसा पहुंच गया, लेकिन उसके एवज में गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं हुआ। अभी अगर मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, तो तुम सोच समझ के उसको खर्च करोगे कि भाई इतना 10,000 रुपये हो गए, तो और ज़्यादा तुम डिमांड करोगे कि मुझे 1 किलो टमाटर नहीं, अब मुझे 5 किलो टमाटर चाहिए। एक आधा किलो पनीर में काम नहीं चलेगा, भाई को 5 किलो पनीर चाहिए, भाई पूरा सबको पार्टी देगा। तो पनीर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना उस अवज में, टमाटर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना, तो फिर क्या होगा? क्योंकि सबके हाथों में पैसा आ चुका है, चीज़ कम है, ठीक है, चीज़ कम है, तो चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे जो बेच रहे हैं, और बोलेंगे भाई अगर हम 10 रुपये किलो में दे रहे हैं टमाटर, 1000 किलो रुपए में देंगे, फिर होगा 5000 किलो रुपए। हम समझो 5000 रुपये किलो में टमाटर मिल रहा है, तो झोली भर भर के रुपए देना पड़ेगा ना। तो वही होता है फिर, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब होता है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से इन्फ्लेशन आएगा कि भाई ठीक है, मान लो कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि इस बार क्या ना, फैक्ट्री ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया। ये कोई फैक्ट्री है, मोबाइल बनाती है, इस बार ज़्यादा मोबाइल प्रोड्यूस कर दिए हैं और उसमें वर्कर काम कर रहे थे। याद करो कल, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया था आपको, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फैक्टर पेमेंट बढ़ेगा, है ना, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जब बढ़ेंगे तो लोग के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड करेंगे तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन हुआ है इस बार। तो नेचुरल तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो ठीक होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के वो करेगी, तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा करेगी, कभी गवर्नमेंट कभी कभी है जानबूझ के कि यहाँ थोड़ा सा अगर इकोनॉमी स्लो पड़ गई, थोड़ा सा पैसा डाल दिया, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, तो फिर फैक्ट्रीज को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से ज़्यादा कर दोगे, एकदम से सबके हाथ में ज़्यादा पैसा दे दोगे, तो वो ख़राब है।
तो ये डिमांड पुल हो गया जहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया है। कॉस्ट पुश का मतलब होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई साइड से ही इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मतलब ये है सर कि जैसे अगर मैं टमाटर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी 20 रुपये किलो है, क्योंकि मुझे उसको उगाने की सब उस लागत वगैरह जो आती है वो 15 रुपये किलो आती है और 5 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ठीक, अब हुआ क्या कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बारिश नहीं हुई। ठीक है, या फिर मान लेते हैं इस बार टमाटर में एक स्पेशल तरह का कीड़ा लग गया, तो इस बार मुझे पेस्टिसाइड एक्स्ट्रा लाने पड़े, मुझे फर्टिलाइज़र सॉइल में थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ा। ठीक है, मुझे इस बार इरिगेशन करवाना पड़ा क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई। तो मुझे उस टमाटर को प्रोड्यूस करने में की जो लागत है वो बढ़ चुकी है, 15 से हो सकता है 25 हो गई है। अपना प्रॉफिट जोड़ के मैं उसको 30 में बेचूंगा, तो वो चीज़ का दाम बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा बढ़ा है ना, क्योंकि उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि जो उस चीज़ को बनाने में आई लागत है वो बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 1000 रुपये का फीस है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी मैं आपको कुछ बनाने में कोई, अब बनाने में वैसे तो मुझे कोई सच लागत नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि भाई मेरे पास जो पेन टैब है, लैपटॉप है, इसका प्राइस बढ़ गया, तो भाई मेरे लिए प्राइस बढ़ गया उस लेक्चर को बनाने के लिए, या फिर मुझे एक और बंदा चाहिए जो आपके लिए कोई एक चीज़ और कर सके, आपका डाउट ले सके, तो कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, उसका प्राइस, कोर्स का मैंने प्राइस बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में जो लागत है वो बढ़ गई है। क्लियर हो गया? कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको डिमांड पुल बोलते हैं, कॉस्ट पुश आपका सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है। क्लियर है? ठीक, अब आते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, यानी कि इंडेक्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अच्छा, आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कभी कभी सुनोगे कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इंपोर्टेड होता है कि भाई उन्हें इंपोर्ट किया, मतलब ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? भाई प्लीज़ स्पैम मत किया करिए। एसएससी होता सर इस बात से ग्रुप डी साइंस हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि है क्या ना कि एक सर्टन पॉइंट तक हो जाएगी, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई नहीं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ एक काफ़ी हद तक आपकी वो सफाइस करेगी। ठीक है, काफ़ी हद तक वो सफाइस कर जाएगी आपका। चलो, तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है जैसे कि हमारा मान लो पाकिस्तान अपना। अब पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान में आ रखी है मंदी। ठीक है, पाकिस्तान ले लो, फिर हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए पेट्रोल के दाम? क्योंकि पेट्रोल को हम इंपोर्ट करते थे, और पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है उसका मान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई कम हो गई है तो क्या है, सप्लाई कम होने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया, या फिर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। वो इन्फ्लेशन हमने इंपोर्ट किया एक तरह से, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सिंपल। इंडेक्स टू मेजर दी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स हैं, इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं। ये निर्धारित देखने के लिए कि भाई कहाँ पे कितना इन्फ्लेशन है। 2 इंडेक्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, जो लिखा है उस पर नहीं है अभी, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर। 2 इंडेक्स हैं, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेशन, इन दोनों में है क्या, कॉमन बास्केट ऑफ गुड लिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सामान ले लिए जाते हैं। ठीक है, हर महीने सर्वे वाली टीम पहुंचती है, उन सामानों का प्राइस चेक करती है कि भाई कितना क्या प्राइस है, और उस हिसाब से निर्धारित करती है कि इन्फ्लेशन कितना होगा इस साल। यानी कि वो क्या करते हैं, वो ऊपर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, इन दी करेंट ईयर, इस साल, मतलब उस बास्केट ऑफ गुड का कितना प्राइस है, कितना क्या कॉस्ट है, अपॉन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड इन दी बेस ईयर। अब बेस ईयर तो आपको पता है, बेस ईयर हम क्यों निर्धारित करते हैं। ठीक है, बेस ईयर इनटू 100, तो ये हमें बता देता है कि कितना WPI चल रहा है। अब ये बास्केट ऑफ गुड क्या होता है, तो बास्केट ऑफ गुड होता है कि हम कुछ सामान ले लेते हैं। क्या सामान लेते हैं अभी देखते हैं, रुक जाओ। लेकिन WPI पहली बार 1942 में पब्लिश हुआ था, बेस ईयर इसका 2011-12 है, इसको निकालता ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है।
ये चीज़ चलो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम क्यों ना WPI CPI के बारे में अंतर ही समझ लें कि क्या अंतर होता है इनमें। तो जो WPI और CPI निकलता सेम तरीके से, जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है ना, वैसे तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कभी तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन दी करेंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन दी बेस ईयर इंटू 100, ये है WPI के लिए। और अगर CPI का पूछेगा तो गुड्स के आगे सर्विसेज भी लिख देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि WPI है वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोर्स का प्राइस कितना बढ़ा है वो WPI कैप्चर नहीं करेगा। तो WPI क्या करेगा? कैप्चर। WPI अपने मतलब की चीज़ें करेगा। WPI में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो WPI में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो रखता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फ्यूल एंड पावर, या फिर आप पहले इसमें प्राइमरी आर्टिकल कर लो, वेटेज के हिसाब से देख लेते हैं हम। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल में आपके फूड और नॉन फूड आर्टिकल आ जाएंगे, जैसे फूड आर्टिकल और मिनरल वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स। और आ जाता है आपका फ्यूल एंड पावर। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड का कितना वेटेज होता है इसमें? रफली 64.2%। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल की अगर बात करेंगे 22.6% रफली, और फ्यूल एंड पावर की अगर बात करेंगे 13.5%। क्या सर रट्टा मारना है? रट्टा नहीं, तो आप ये ऑर्डर याद रखना बस। CPI की जब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस का, खाना और पीना का। ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस। सेकंड नंबर पे आता है आपका सेकंड नंबर पे आएगा आपका इसमें, अगर हम मिसलेनियस वाले को हटा देंगे तो मेनली हाउसिंग आता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, तो फूड और बेवरेज का इसमें हाईएस्ट वेटेज होता है बस। ठीक है, हाउसिंग का इसमें होता है 10% ही मान सकते हो रफली। ठीक है, देन आपका इसमें फ्यूल एंड पावर का होता है कितना? फ्यूल एंड पावर का होता है इसमें 6.8%, यानी कि कम होता है। और भी होता है जैसे कि क्लोथिंग हो गया, ये पान मसाला हो गया, ये सब भी होते हैं, लेकिन सबका परसेंटेज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऑर्डर ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। WPI सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है, CPI करता है। तो यानी कि अगर हमें देखना है कि सर्विसेज जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो नाई है, जो मोची है, सब सर्विस दे रहे हैं अपनी अपनी, तो वो चीज़ का इन्फ्लेशन हमें CPI से पता चलेगा, पहला। दूसरा कि जो ये है WPI, इसका फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या करता है? होलसेल लेवल पे चीज़ों को ट्रैक करता है। क्या? होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। और वहीं पे CPI की अगर बात करें तो ये कंज्यूमर लेवल पे, कंज्यूमर मतलब कि रिटेल लेवल पे, कि दुकानदार से जो हम सामान खरीदते हैं हम और आप जाकर, तो वो कितने में मिल रहा है, अब पहले कितने मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है, तो वो होता है आपका CPI। होलसेल का मतलब है जो हमारे दुकानदार जो थोक में माल खरीदते होंगे जहाँ से, तो वो होलसेल लेवल पे जब हम चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं WPI। ठीक है, लिखा हुआ है चेक फ्रॉम कंज्यूमर परस्पेक्टिव, इट इज चेक फ्रॉम दी होलसेल परस्पेक्टिव। पहला चीज़। दूसरा चीज़, सर्विसेज नहीं है इसमें, सर्विसेज हैं। तीसरी चीज़, आपको वेटेज का थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना है। और चौथी चीज़, बाकी के डिफरेंसेस क्या हैं कि जो WPI है उसका बेस ईयर और CPI का ऑलमोस्ट सेम ही है, 2011-12। इसका भी आपका 2012 है। CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है, क्योंकि हमें एक पैरामीटर लेना पड़ता है ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे दोस्त के मार्क्स से ख़राब हैं, नीचे हैं, तो तुम्हारे दोस्त के मार्क्स एक पैरामीटर हो गया ना। मैंने यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो वो पैरामीटर सेट करने के लिए एक बेस ईयर को निर्धारित करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने रियल GDP को कैलकुलेट करते वक्त किया था, हमने कांस्टेंट ईयर माना था, तो वही है बेस ईयर। तो बेस ईयर मान लिया कि भाई इस साल इतना था, और बेस ईयर का जो हम प्राइस इंडेक्स मान के चलते हैं वो 100 मान लिया, जैसे हमने 100। अब इस 100 के बेसिस पे हम देखेंगे कि अभी कितना है, ठीक है, आगे कितना है, तो उस हिसाब से प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है 100 मान के। WPI को जो कैलकुलेट करता है वो है OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट है इसका DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ, कोई बताएगा फुल फॉर्म इसका क्या है DPIIT का? बताओ जल्दी से। और CPI की अगर बात करेंगे तो बेस ईयर इसका 2012 ही रहेगा, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे कैलकुलेट कौन करता है, तो इसको कैलकुलेट करता है NSO,
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये किसके अंडर आता है? जिसके अंडर आपका जो CSO है वो आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ मॉस्पी। और अभी हम CPI के बारे में चलो पढ़ेंगे। DPIT क्या होता है आपका? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। CPI की अगर बात करें तो ये अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। CPI आपका एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है, एंड CPI आपका एक रूरल वर्कर के लिए अलग से निकलता है, प्लस आपका एक CPI कंबाइंड निकलता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की अगर बात करेंगे तो ये तीनों लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है, ठीक है। कौन? लेबर ब्यूरो। बेस ईयर 1986 और 87, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है ना, इसका बेस ईयर है आपका 2016, ठीक है। तो ये दोनों का जो बेस ईयर है ये ध्यान रखना, ये है आपका 1986 से लेके 87, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर है इसका बेस ईयर 2016 है। CPI कंबाइंड क्या होता है? एक्चुअल में CPI कंबाइंड का मतलब होता है CPI अर्बन प्लस रूरल, इसी का इस्तेमाल करता है, CPI कंबाइंड का ही इस्तेमाल करता है RBI यूजेज इट फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वो यूज़ करता है इसी का। पहले WPI का यूज़ होता था, लेकिन अभी CPI कंबाइंड का, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर नहीं, CPI आपका कंबाइंड वाला, दैट इज़ अर्बन प्लस रूरल, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे CPI, जैसे WPI और CPI दोनों मंथली ऐसे पब्लिश होते हैं, मंथली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे दोनों पब्लिश होते हैं। भाई जो भी सर्वे की टीम है वो जाती है गाँवों में, वो जाती है शहरों में, वहाँ की मार्केट में, और चेक करती है कंज्यूमर लेवल पे। कंज्यूमर लेवल मतलब रिटेल लेवल, तो इसीलिए इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उस लेवल पे चेक करती है और बताती है कि कितना क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन है। बेस ईयर 2012 है, निकालता है NSO, तो हम देख चुके हैं, और RBI इसी का यूज़ करता है टारगेट करने के लिए इसको, ठीक है। अब हम IIP पढ़ें उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन होता है जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से, ये हिंदी में आई थिंक नहीं लिखा होगा, ठीक है, PPT में नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम अपनी बास्केट से, भाई CPI WPI क्या है कि हम प्राइस चेंज को नोटिस कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक बास्केट में, या फिर उनका हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब है हमने डिफरेंट वेट असाइन कर रखा है ना, मैन्युफैक्चर्ड गुड को 64%, प्राइमरी आर्टिकल को 22.6%, तो ये उनका अलग अलग वेट है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो मतलब आपसे पूछेगा नहीं, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला होता है उसके लिए अलग से, ठीक है, जहाँ पर ये आपका क्या बोलते हैं वेट जो है वो है, कितना वेट उसको दिया जा रहा है, और ये उसकी डेटा वैल्यू है। तो वो खैर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने अपनी बास्केट से अगर हम वोलेटाइल गुड्स को हटा दें, वोलेटाइल गुड का मतलब ये होता है जो जिनका प्राइस बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिसको हम फ्यूल बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही मान लो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, कुछ हुआ, तो तुरंत पेट्रोल के दाम ऊपर हो गए, नीचे हो गए, तो ये बड़ा वॉलेटाइल है। जो फूड आइटम्स हैं वो भी वॉलेटाइल होते हैं। बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, तो पता चला एकदम से, आपने देखा टमाटर, अभी पता चला कि अभी प्याज एकदम सस्ता है, पता चला थोड़े टाइम पे एकदम आसमान छू रहा है प्राइस, तो ऐसों को बोलते हैं वोलेटाइल गुड्स। तो अगर उन गुड्स को अपनी बास्केट से हटा दें तो हमें मिल जाता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? ये नॉर्मल इन्फ्लेशन जो हम CPI में भी निकाल लेते हैं वो नॉर्मल है। हेडलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो इसका यही रीज़न है कि जो एक्चुअल में जो न्यूज़पेपर्स वगैरह की, या फिर जो न्यूज़ TV जो होते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स, उनकी हेडलाइन में इसी इन्फ्लेशन को दिखाया जाता है, सब कुछ मिला के, फूड एंड ये जो फ्यूल है सबको मिला के। लेकिन अगर अब इनको हटा दें, हेडलाइन जो बनाता है इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन से, तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये IIP क्या होता है? तो जो हमारा WPI और CPI है वो प्राइस चेंज पे फोकस करता है, ठीक है। जो हमारा WPI और CPI है, यहाँ तक पहले तो ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं?
हिंदी PDF ऑफ लेक्चर 2 सर। विलगैक्स आर्क लेवल ऑफ इनकम इंजेक्शन और चलो बताते हैं विलगैक्स, रुक जाओ अभी, ठीक है, ये ख़त्म होने दो। वेद प्रकाश जी, वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिटेल लेवल पे चेक कर रहे हो या फिर होलसेल लेवल पे। तुम जूते जाके खरीद रहे हो दुकान से CPI, और अगर होलसेल लेवल पे तो WPI। हाँ सर, आज 4 प्लांट दिखेंगे साथ में, इवनिंग में फ़ोटो भेजना अगर टेलीस्कोप से देखो। भाई टेलीस्कोप यार मेरे पास नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी सब कुछ समझ में आएगा। समराइज़ कर दो, समराइज़ करते हैं अभी, ठीक है, समराइज़ करते हैं। कोर इन्फ्लेशन होता है जब हेडलाइन इन्फ्लेशन से वोलेटाइल गुड्स को हटा देते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? नॉर्मल जो इन्फ्लेशन होता है, जो CPI है नॉर्मल, सारे बास्केट ऑफ गुड को रखे हुए हैं। अगर उस बास्केट ऑफ गुड से मैं हटा दूं उन गुड्स को जिनका प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे फूड आइटम्स, एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूल, तो वो हो जाएगा आपका कोर, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं IIP पे, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP क्या है? ये जो है आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट को ट्रैक करता है, ठीक है। इट ट्रैक्स इंडस्ट्रियल आउटपुट, की इंडस्ट्री से कितना आउटपुट हुआ, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक। एंड ये जो है WPI CPI से कैसे मतलब डिफरेंट है कि जो WPI CPI है, ठीक है, WPI एंड CPI फोकस ऑन प्राइस चेंज, ठीक है, बट IIP फोकसेस ऑन measuring the quantity produced, measuring the quantity produced, ठीक है। IIP का भी जो बेस ईयर है, ठीक है, वो आपका 2011-12 है, ठीक है। IIP का भी जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2011-12 है। IIP में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जिन पे बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें स्टील, अब स्टील को हम घर में भी यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक में यूज़ होता है, ये वहाँ तक जाता है ना। तो स्टील एक कोर इंडस्ट्री है। रिफाइनरी प्रोडक्ट बहुत जगह यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी घर में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में हर जगह यूज़ होता है, तो ये कोर इंडस्ट्री है। क्रूड ऑयल कोर इंडस्ट्री है, बिकॉज पूरा ट्रांसपोर्ट सब कुछ यार इस पर डिपेंडेंट है। नेचुरल गैस, ना जाने क्या क्या नेचुरल गैस से बनाया जाता है, प्लास्टिक तक बनाया जाता है इससे, सीमेंट, ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस पर डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पर क्रूड ऑयल 2 बार हो गया सर। आईपी को CSO कैलकुलेट करता है, ठीक है। आईपी चलो मैं लिख देता हूँ, आईपी कैलकुलेटेड बाय CSO, ठीक है। CSO कैलकुलेट करता है जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मॉस्पी के अंडर में। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल आई थिंक 2 बार हो गया है, एक बार मैं चेक करता हूँ। रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल नहीं हुआ ना, कोयला, तो कोल यहाँ पे नोट कर लो। तो ये है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि 40%, रफली 40%, थोड़ा ज़्यादा ही है, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं IIP में, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें।